क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसने शुरू किया था? हाल ही में जॉन मगुफुली का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऐसे ही 16 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और 20 मार्च यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे आज मनाया जा रहा है और इस साल के वर्ल्ड स्पैरो डे 2021 की थीम रखी गई है आई लव स्पैरो। तो दोस्तों आप सभी को यह महत्वपूर्ण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। लेकिन आज 20 मार्च को मैंने यह क्वेश्चन आपको क्यों बताया? क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल छपा था और इस आर्टिकल में दोस्तों जी के रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन निकल सकते थे और इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही आपको वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बता दूं। तो इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसा कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है। इसी साल के वर्ल्ड वाटर डे 2021 की थीम रखी गई है वैल्यूइंग वाटर, जिसका मीनिंग होता है पानी को महत्व देना। और पिछले साल 2020 में विश्व जल दिवस का विषय क्या रखा गया था? जल और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2020 की थीम रखी गई थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंजेस। और पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? पहली बार यह वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था 22 मार्च 1993 को। और इस अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का संकल्प 1992 में हुए रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिया गया था। और इस दिवस का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे शॉर्ट में हम SDG 6 भी कह सकते हैं, तो SDG 6 के तहत स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का समर्थन करना है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए जल की उपलब्धता हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक भी मनाया जा रहा है। और यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2018 से लेकर 2028 तक की समयावधि को सतत विकास के लिए जल की उपलब्धता हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक मनाया जा रहा है। और यहाँ पानी की बात आती है तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं वो हमारे भारत देश के वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत किसने की थी? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है यह गोडावण, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और जनवरी 2020 में यानी कि पिछले साल जनवरी में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के संरक्षण केंद्र में 9 स्वस्थ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के जन्म की पुष्टि की गई थी। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आई थी, क्योंकि पूरे विश्व में यह गोडावण की संख्या है 150, यानी कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। और हाल ही में यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, बिजली की लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर अपना सुझाव दिया है। और ये बिजली लाइनें गुजरात और राजस्थान राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास से गुजरती है
और यहाँ दोस्तों यह बिजली की लाइन है, उनके साथ टकराने से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत हो जाती है और इसीलिए इस तरह की लाइनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की बात भी कही गई है। और इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है अर्डोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या है? अर्डोटिस नाइग्रिसेप्स, जो इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। और यह एक विशाल पक्षी है और यह दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा लगता है और यह सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और यह पक्षी कभी भारतीय उपमहाद्वीप के सूखे मैदानों में आम था। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या 2018 में कितनी हो गई? 150 ही। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है और इसीलिए यह गोडावण सुर्खियों में आया है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि राजस्थान राज्य का यह राज्य पक्षी है गोडावण, तो राजस्थान राज्य के 2 राजकीय पशु भी है और वो 2 राजकीय पशु कौन कौन से, उसका आंसर आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और पत्रिका गेट का लोकार्पण भी जयपुर में ही किया गया है। और राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तो यह फैक्ट तो आपको याद ही होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जॉन मगुफुली का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इमेज में आप देख सकते हैं जॉन मगुफुली जिसका निधन हो गया, वो 2020 में तंजानिया के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंजानिया के राष्ट्रपति जिसका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 17 मार्च 2021 को 61 साल की उम्र में राजधानी दार अस सलाम में निधन हो गया है। यह राजधानी नहीं है, तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है दार अस सलाम, वहां पर यह जॉन मगुफुली का निधन हो गया है। लेकिन तंजानिया की कैपिटल का नाम है डोडोमा या तो दोदोमा। और जॉन मगुफुली की आक्रामक लीडरशिप स्टाइल और सड़क निर्माण उद्योग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तंजानियन के बीच चर्चित है और इसी वजह से उनका नाम बुलडोजर रखा गया है। जी हां, तंजानिया यह राष्ट्रपति जॉन मगुफुली को वहां स्थानिक रूप में बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। और वह 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। इसके बाद 2020 में पिछले साल ही उन्हें दोबारा चुना गया था। और तंजानिया की उपराष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलुह। और वो अब तंजानिया की राष्ट्रपति भी बन गई है। कौन? सामिया सुलुह। क्योंकि जॉन मगुफुली का निधन होने के बाद अब तंजानिया की राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है सामिया सुलुह ने। चौथा क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम को किसके साथ जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सिक्किम राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम कब और किसने शुरू किया था? वर्ष 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वालों विभिन्न सांस्कृतिक लोगों के बीच संवाद बढ़ाना। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाता है। जैसा कि सिक्किम को जोड़ा गया है दिल्ली के साथ, ताकि लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत किया जा सके। और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में एक दूसरे प्रदेश के सांस्कृतिक रिवाज और परंपरा और खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। और यहाँ सिक्किम को जोड़ा गया है दिल्ली के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग। और सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी कहा जाता है।
तो यह फैक्ट आपको याद है? बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। और सिक्किम को किसके साथ जोड़ा गया है? दिल्ली के साथ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 में। और दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। आगे बात करें 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में लॉयड ऑस्टिन ने भारत का दौरा किया, वे किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इमेज में आप देख सकते हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अमेरिका देश के रक्षा मंत्री है और रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार वो विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपनी विदेश यात्रा पर 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली आए हैं। वहां वे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। और खास बात यह है कि लॉयड ऑस्टिन की यह पहली विदेश यात्रा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल ही में जब लॉयड ऑस्टिन हमारे भारत देश आए हैं तो अमेरिका के वर्तमान नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जो बाइडेन। गुड। अमेरिका के पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। वेरी नाइस। और अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। आगे बात करें 6ठे क्वेश्चन की। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और यहां जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। तो आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। और यह 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। मुख्यालय अब स्थित है मुंबई में। और जुर्माना लगाया है एसबीआई पर। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खार्रा। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वो भी मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और इसीलिए प्रति वर्ष 1 जुलाई एसबीआई अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। 7वां क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के गठन में पोट्टी श्री रामुलु का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में पोट्टी श्री रामुलु का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। लेकिन पोट्टी श्री रामुलु सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि 16 मार्च 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की जयंती पर उन्हें याद किया गया। और पोट्टी श्री रामुलु का जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई में हुआ था। और वर्ष 1930 में श्री रामुलु ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। और इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने 1952 में 58 दिन तक आमरण अनशन किया। और 15 दिसंबर 1952 को अनशन करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद कानूनी व्यवस्था काफी बिगड़ गई और अंततः मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और इसीलिए दोस्तों हमने पोट्टी श्री रामुलु को याद किया और आंध्र प्रदेश राज्य के अलग गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। एक है विशाखापत्तनम, दूसरी है दोस्तों अमरावती और तीसरी है कर्नूल। इसी तरह दोस्तों 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। 8वां क्वेश्चन। डाउन अंडर द डोम नामक ई बुक किसने जारी की? डाउन अंडर द डोम नामक ई बुक लॉन्च की है भगत सिंह कोश्यारी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। इमेज में आप देख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी बोले तो महाराष्ट्र एवं गोवा के वर्तमान राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल ई पुस्तक का विमोचन किया जिसका शीर्षक है डाउन अंडर द डोम। क्या? डाउन अंडर द डोम इस शीर्षक का विमोचन किया है
भगत सिंह कोश्यारी ने। और डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है और यह मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा ऑर्किडा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है। नवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बन गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है M.A. गणपति ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है M.A. गणपति। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यह NSG का मोटो है। और वरिष्ठ IPS अधिकारी M.A. गणपति ने 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए और उत्तराखंड काडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी गणपति वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है और वो अब बन गए हैं NSG के महानिदेशक। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ओके, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है इटली देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? 121 देशों का सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का समूह है ISA, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए इटली ने 17 मार्च 2021 को भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क का समझौते पर इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुका ने हस्ताक्षर किए हैं। और यहां बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक ऐसा संगठन है जिसकी शुरुआत भारत ने वर्ष 2015 में की थी। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रस्ताव किसने दिया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, जिसका समर्थन किसने किया था? फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और वर्तमान में ISA के कितने सदस्य देश है? 121। और इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहां बनाया जा रहा है? दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिवस पहले ही बताया था कि भारत देश का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां बनाया जा रहा है। तो यह तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट हमारे देश के तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा इसी तरह का तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है सिंगापुर देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए ऐसे तैरते हुए सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है सिंगापुर। और यह प्रोजेक्ट सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। किसके? सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज के द्वारा। और सिंगापुर में नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सिंगापुर के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक चुनौती है, क्योंकि देश के पास पनबिजली के लिए कोई नदियां ही नहीं है और टरबाइनों को घुमाने देने के लिए पवन की मौजूदगी भी नहीं है, और इसीलिए डिपेंड रहता है सोलर ऊर्जा पर। और इसीलिए सिंगापुर ने इसी तरह के फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित करने को सोचा है। और यहां हम बात करते हैं दोस्तों सिंगापुर देश की। तो सिंगापुर की कैपिटल का नाम क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लो। आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। सुर्खियों में रहे मुरली श्रीशंकर का नाम किसके साथ जुड़ा है? यह मुरली श्रीशंकर जो हाल ही में सुर्खियों में आए, नाम जुड़ा है लॉन्ग जंप से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉन्ग जंप। और हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी कटवा लिया है मुरली श्रीशंकर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉन्ग जंप। पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 8.26 मीटर की छलांग के साथ
मुरली श्रीशंकर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए लॉन्ग जंप की जरूरत थी 8.22 मीटर और हमारे यह एथलेटिक्स ने मुरली श्रीशंकर ने 8.26 मीटर का लॉन्ग जंप लगाया है। 13वां क्वेश्चन, लॉव ऑटेंस ने किसका आविष्कार किया था? इमेज में आप देख सकते हैं लॉव ऑटेंस, जिसका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑडियो कैसेट टेप। ऑडियो कैसेट टेप के डच आविष्कारक लॉव ऑटेंस का निधन हो गया। डच इंजीनियर ने कैसेट टेप का आविष्कार करने और पहली सीडी के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। 1960 में ऑटेंस ने अपनी टीम के साथ पहला पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर विकसित किया और 2 साल बाद उन्होंने सीडी का आविष्कार किया, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 14वां क्वेश्चन, विश्व पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 मार्च। और इस साल के ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? रिसाइकलिंग हीरोज इसी साल की थीम रखी गई है। विश्व पुनर्चक्रण दिवस बोले तो 18 मार्च। और पुनर्चक्रण सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है यह रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग में 3 R भी है, एक है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। और पुनर्चक्रण से हर वर्ष 70 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है और 2030 तक इसके 1 अरब टन होने का अनुमान है। और इस वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम क्या रखी गई है? रिसाइकलिंग हीरोज। ओके, और यह कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में मौदूद अहमद का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? मौदूद अहमद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं मौदूद अहमद को, वो एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मौदूद अहमद ने बांग्लादेश सरकार में छोटी छोटी अवधि के लिए कई राजनीतिक पद संभाले थे, जैसा कि 1988-89 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद संभाला, तो 89-90 में बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति पद संभाला था मौदूद अहमद ने। और उप प्रधानमंत्री भी बने थे 2 बार, 1976 से 78 तक और 1987-88 में वो बांग्लादेश के उप प्रधानमंत्री बने थे। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री भी वो रह चुके हैं 2001 से 2006 की समयावधि के बीच। और वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य भी थे। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही एस धनलक्ष्मी कौन है? एस धनलक्ष्मी हमारे भारत देश की एक जाने मानी धावक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रनर। इमेज में आप देख सकते हैं एस धनलक्ष्मी को। पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने दुत्ती चंद को हराकर गोल्ड मेडल जीता है और इसीलिए एस धनलक्ष्मी सुर्खियों में आई। तमिलनाडु की 22 वर्षीय एस धनलक्ष्मी ने 11.39 सेकंड के समय में दौड़ पूरी कर चैंपियनशिप की सबसे तेज महिला बन गई और ओडिशा मूल की दुत्ती 11.58 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और धनलक्ष्मी ने एक और भी कीर्तिमान स्थापित किया है, जैसा कि धनलक्ष्मी ने फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 200 मीटर दौड़ में हिमा दास को पीछे छोड़कर एक नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। और धनलक्ष्मी ने 23.26 सेकंड का समय निकाला और पीटी उषा का तकरीबन 23 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 1998 में चेन्नई में बनाया गया था पीटी उषा द्वारा यह रिकॉर्ड और 23.80 सेकंड का मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि एस धनलक्ष्मी ने दोस्तों पीटी उषा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहे विराट चंद्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विराट चंद्रा एक 7 वर्षीय पर्वतारोही है और हाल ही में अफ्रीका के किलिमांजारो पर तिरंगा फहराया और इसीलिए विराट चंद्रा सुर्खियों में आए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 7 वर्षीय पर्वतारोही। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है।
इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। पूजाबा जाला जाडेजा, पवन मनीषा, दीपिका परमार, किंजल चावड़ा, निशा राठौड़, जमोड़ प्रवीण, प्रहलाद फतेपरा और आकाश अनुपम। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राजभा गढ़वी, जितेंद्र चौधरी, कीर्ति भोये, राजेश कटारा, हंसा कोली पटेल, एस एम राठौड़, पारगी अनिल, JSKN मैनपुरी, नीलोफर मीर, यूथ आइकॉन स्पेशल प्रमोशनल, टेलर कश्यप, RJ हंसा, सतीश कुमार मीना करेला, पर्वत बारिया, अक्षय सांगोत और राजेश प्रजापति। सभी दोस्तों ने सही आंसर लिखा है। 7 वर्षीय पर्वतारोही है विराट चंद्रा और उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही अच्छा कारनामा किया है। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? और कल ही मैंने आपको रेस टू जीरो अभियान के बारे में भी बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।